हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। ये भर्ती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि हम फॉर्म को कब अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या रूल्स हैं, ठीक है। और कुछ और भी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूपी प्राइमरी की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एनओसी क्या होता है, और हम ये भी देखेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है आपका, ठीक है, फाइनल मेरिट कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सुपर टेट का एग्ज़ाम सबको पता है। सुपर टेट का एग्ज़ाम जनवरी 2019 को हुआ था, ठीक है, 6 जनवरी 2019 को। उसमें जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 1,46,060, 1,46,060 लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो शासन का आदेश संख्या ये है, 13 तारीख की का दिनांक है। इस दिन जो है शासन का आदेश हुआ जिसमें कि नोटिफिकेशंस इशू किया गया। जो लोग सुपर टेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू किया गया है। किस किस पर्पस के लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है, ठीक है। और इसको कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे? जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, 1,46,060 अभ्यर्थी हैं टोटल, ठीक है। अब इसी में से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से एक न्यूज़ ये भी आई थी कि लगभग 40,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी, ठीक है, और उनको वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा भी है कि एक बार जो गड़बड़ी हो गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय उसको करेक्शन नहीं किया सकता है, और ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप क्या होगा, ये आइए हम चर्चा करते हैं। ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, upbasiceduboard.gov.in, इस वेबसाइट पर 18 मई से लेकर के 6 जून तक, 6 जून के शाम 6 बजे तक आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता चल जाएगा, इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्या गाइडलाइंस हैं ये भी पता चलेंगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ क्या हैं ये सबको पता चल गई है, सब लोगों ने देख लिया है। इसका एक पीडीएफ भी आया हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ कितनी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन डेट्स के बीच में इस वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रेफरेंस भी देना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसके बारे में आप वहाँ पे प्रेफरेंस अपना दे सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा जा सकता है 18/5/2020, मीन्स कल दोपहर से लेकर के 26 मई के रात्रि 12 बजे तक, मिडनाइट तक, ठीक है। इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपना रोल नंबर फिलअप करना है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें एंटर करना है। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, और जब OTP आप उसको फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और उसमें आपको रिक्वायर्ड एंट्रीज़ फिलअप करनी पड़ेंगी। क्लियर? उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट्स फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिलअप किया हुआ है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, वो आपका डिस्प्ले होगा, और मतलब जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे वैसे वो पूरा एप्लीकेशन डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ रिक्वायर्ड एंट्रीज जो मांगी गई हैं इस बार वो आप फिलअप कर पाएंगे, जैसे प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस क्या है, ये सारी डिटेल्स आप उसमें फिलअप कर पाएंगे। और इस बार जब आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, तो फिलअप करने के बाद लास्ट में जब सबमिट करेंगे उसके बाद ये मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, मतलब नो एडिट इज़ अलाउड। इसके बाद है कि जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 1,46,060, ये सभी कैंडिडेट्स
ठीक है, सुपर टेट एग्जामिनेशन को जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो केवल एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक एप्लीकेशन किए उसमें गड़बड़ी हो गई फिर आप चाहो कि दूसरा एप्लीकेशन कर लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, आप OTP सबमिट करोगे तो आपको जो पुराना वाला फॉर्म आपने फिलअप किया है वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसी में आपको आगे की एंट्रीज फिलअप करनी है जो आपसे मांगी जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्या होगा कि जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको एक काउंसलिंग वेन्यू अलॉट किया जाएगा, जहां पर आप 3 जून से लेकर के 6 जून तक जा कर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग में क्या होगा? काउंसलिंग में आपने जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है 18 मई से लेकर के 26 मई तक के बीच में जो आप फिलअप कर रहे हैं, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाएंगे, उन सब को मैच करके वेरीफाई किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में और जो आपके पास ओरिजिनल हैं दोनों सेम हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। वेरीफाई होने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर आपको काउंसलिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या ले जाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट जैसे PH वगैरह का सर्टिफिकेट होता है, वो सब आप ले जाएंगे। और अगर सब कुछ जो है आपका सही रहा तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर का बेस क्या होगा? आपका रैंक, कितना अच्छा आपका गुणांक बन रहा है। गुणांक कैसे बनेगा? 60% ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मीन सुपर टेट एग्जामिनेशन एंड 40% ऑफ योर एकेडमिक मेरिट, दोनों कंबाइंड होकर के आपका गुणांक तैयार होगा। और जितना अच्छा गुणांक होगा उतना अच्छा होगा आपके प्रेफरेंस जो है आपको मिलने में। यानी कि जैसे आपने 75 डिस्ट्रिक्ट्स का प्रेफरेंस दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो खुद का डिस्ट्रिक्ट है वो आप पहले प्रेफरेंस पे रखोगे, पहले पोजीशन पे रखेंगे। तो जितना ही अच्छा गुणांक है पहला पोजीशन पाने का उतना ही अच्छा चांस है। अब हम देखते हैं कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि किसी और जॉब में वर्किंग हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, या फिर वो प्राइमरी में ही पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, यानी अभी वो कहीं और बेसिक एजुकेशन काउंसिल में ही एज असिस्टेंट टीचर हैं या फिर किसी और जॉब में हैं, तो उनको क्या करना होगा? NOC सबमिट करना होगा। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये आपको काउंसलिंग के टाइम पर ही सबमिट करना पड़ेगा। विदाउट NOC यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन दिस जॉब, मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, B.Ed BTC जो भी आपके पास हैं, सब चीज़ें आपको ओरिजिनल में ले जानी है। और 2 सेट्स आपको ले जाना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ले जाने हैं और एक बैंक ड्राफ्ट ले जाना है, जिसमें कि 500 रुपीज़ का ड्राफ्ट लगेगा जनरल और OBC वालों का, और 200 का ड्राफ्ट लगेगा SC ST और PH कैंडिडेट्स का, इन फेवर ऑफ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इस नाम से आपको बनवाना है DD। ठीक है, इसमें आप देखिए, अगर आपने लिखित परीक्षा के फॉर्म में गलती कर दी तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जैसा कि एक नोटिस भी आया था, एक न्यूज़ भी आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी अभ्यर्थी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म में कोई गलत सूचना भरी है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल आवेदन उसी फॉर्म के आधार पर लिए जा रहे हैं जिस पर लिखित परीक्षा हुई थी। आवेदन के दौरान उस फॉर्म में किसी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि अब आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, इसमें जो आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, इसके बाद अगर आप काउंसलिंग करवा लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि पोस्ट आपकी कितनी है? 69,000 पोस्ट है। ठीक है, और कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए हैं? 1,46,040। तो बहुत सारे, लगभग 2 गुने कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको नियुक्ति मिल ही जाए, अपॉइंटमेंट मिल ही जाए। डिपेंड करता है आपका गुणांक कितना अच्छा है, ये सब मैटर करेगा। एक न्यूज़ ये भी आई थी कि कोई महिला अभ्यर्थी है जिसको 3 अंक मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारा 90 मार्क्स होना चाहिए, लेकिन उनको मिले हैं 3 मार्क्स। बाद में जब देखा गया
तो ये पाया गया कि उनका जो OMR शीट था वो ब्लैंक ही उन्होंने सबमिट किया हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि इस एग्ज़ामिनेशन में लगभग जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे 4 लाख के आसपास थे, 4,34,000। इसके बाद जो सम्मिलित हुए 4,09,530 और उत्तीर्ण हुए 1,46,060, ये उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जनरल के कितने कैंडिडेट्स हैं? 36,614, OBC के 84,868, SC के 24,308 और ST के 270 कैंडिडेट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर देखें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सांख्यिकी, तो जो DLED वाले हैं उनकी संख्या है 38,610। इसमें DLED है, JBT है या फिर BTC है, ये सभी कैंडिडेट्स हैं 38,610। शिक्षा मित्र हैं 8,018। BEd वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हैं 97,368, सबसे ज़्यादा BEd के उम्मीदवार हैं इसमें, और बाकी के कुछ लोग हैं जिनकी संख्या है 2,064। ठीक है, तो BEd वालों को 8 साल के बाद शिक्षक बनने का मौका मिला है, जब NCERT ने BEd को प्राइमरी एजुकेशन में अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि BEd वालों को आउट किया जाए, खासकर BTC वाले। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो रूल बनाती है टीचर्स अपॉइंटमेंट का वो NCERT बनाती है, और वो रूल जो है सबको मानना पड़ता है, हर स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, वो बाध्य होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आप BEd वालों को हटा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें सबके अपने अपने सोच है, सबकी अपनी अपनी मांग है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनका 90 और 97 मार्क्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हम 40 और 45 को लागू करवा के रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो सरकार एक बार चाहती है वही होता है। ठीक है, क्योंकि इनके तर्क में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। डबल बेंच ने फैसला सुना दिया है कि जो है 1997 इज़ द करेक्ट डिसीजन। ठीक है, इज़ द करेक्ट थिंग, क्योंकि योग्यता की एट लास्ट जो है क्या होता है कि योग्यता को ही माना जाएगा, और 1997 इज़ द स्टैंडर्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो 40 और 45 को मनवाने के लिए, अपनी डिमांड मनवाने के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो शिक्षा मित्र, उनका ये डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, ये पहले की रिक्रूटमेंट में 68,500 में था, बिकॉज वहाँ पर एग्जामिनेशन का जो प्रारूप था वो अलग था। वो रिटन एग्ज़ाम था, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन था। ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्टैंड नहीं हो पाएगा और बहुत ही जल्दी केस डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अब जो शिक्षा मित्र 1997 पा चुके हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र भी अब 2 धड़े में बढ़ चुके हैं। एक तो वो हैं जिनका 1997 से कम है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जा चुके हैं, उनका केस लग गया है, 20 मई को उनकी सुनवाई है। ठीक है, ये बात अलग है कि वो स्टैंड नहीं हो पाएगा ज़्यादा देर तक और वो डिसमिस हो जाएगा केस। तो और जो शिक्षा मित्र 1997 पा चुके हैं, वो जो है चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो वो भी 2 धड़े में बढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इसमें BEd के कैंडिडेट्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए BTC वाले चाह रहे हैं कि BEd कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब OBC कैंडिडेट्स जो हैं वो चाह रहे हैं, देखो OBC कैंडिडेट्स यहाँ पे 84,000 के आसपास पास हुए हैं, जनरल कैंडिडेट्स की संख्या कम है, तो OBC कैंडिडेट्स चाह रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो जाए। ओवरलैपिंग का मतलब कि फाइनल गुणांक देखा जाए, यानी रिटन और एकेडमिक मिला करके जो फाइनल गुणांक बने उसके आधार पर देखा जाए। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं? जनरल कैंडिडेट्स कहते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी रिटन में अगर कोई OBC कैंडिडेट 97 से कम पा रहा है तो उसको OBC की ही सीट मिलनी चाहिए। लेकिन OBC कैंडिडेट बोल रहा है कि नहीं, रिटन का जो एग्जामिनेशन है, रिटन के जो मार्क्स हैं, एकेडमिक का जो मार्क्स है, दोनों मिला करके जो फाइनल मेरिट बन रही है उसके बेस पे हम डिसाइड करें। तो दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, सबके अपने अपने मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है,
तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कटिंग और भी है, हालांकि बीएड और बीटीसी समकक्ष नहीं है, लेकिन एनसीटीई को शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता तय करने का अधिकार है, जो कि राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है। इसलिए 69,000 भर्ती में बीएड का विरोध करना अनुचित है। सचिव का कहना है कि लिखित परीक्षा में एक एक अंक पर हजारों अभ्यर्थी हैं, इसलिए जब केवल 3 अंक सभी को दिए गए तो 14 से 16,000 अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, वरना परिणाम का प्रतिशत कम होता। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस एग्जामिनेशन में 3 अंक जो है वेटेज के रूप में सबको मिले हैं, और उसी 3 अंक में जो है लगभग 14 से 16,000 कैंडिडेट्स जो है इंक्रीज हो गए हैं। एक एक नंबर पे कई हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स आपका एक एक गुणांक बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कट ऑफ के पास हैं, जैसे कोई जनरल कैंडिडेट है उसका 97, 98 मार्क्स है, या फिर ओबीसी कैंडिडेट है जिसका 90 to 91 है। ठीक है, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारा धांधली हुआ है, इसकी जांच की जाए। बहुत गड़बड़ी हुई है एग्ज़ामिनेशन में, बहुत लोग नकल किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स 144, 142 ऐसे गए हैं। तो इन कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स की डिमांड है कि इसमें एक प्रूव होनी चाहिए, सीबीआई प्रूव होनी चाहिए यहाँ तक की। ठीक है, अब ये जो फैक्ट है कि इस एग्ज़ामिनेशन में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, चीटिंग हुआ है, इसको सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जिससे कि हम प्रूफ कर सकें कि हाँ सच में धांधली हुई है, सच में नकल हुई है। इसका कोई प्रूफ जो है नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग रोल नंबर के थ्रू जो है कैंडिडेट्स का मार्क्स निकाल रहे हैं, फिर उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने फिलअप किया है वो देख रहे हैं, उनके मतलब पास्ट का जो एजुकेशनल डिटेल है उसके बेस पे वो कंपेयर करके शो करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि ये देखिए इनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स काफ़ी पुअर है, और इनका जो सुपर टेट का और टेट का मार्क्स है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। दैट मे बी अ प्रूफ, बट दैट कैन नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव इट इलीगल एक्टिविटीज़ इन द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में आप इसको नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि आपके पास कोई ठोस प्रमाण न हो। ठीक है, अगर किसी के पास ऐसा कुछ है मटेरियल, ठीक है, जिसमें कुछ दम है, तो वो कोर्ट में जा सकता है और इसको चैलेंज कर सकता है, और करना भी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ठीक है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी तक हमने डिस्कस करी। अब इसमें हमें करना क्या है, क्या हो सकता है कि देखिए अभी एक न्यूज़ आई है कि लगभग 15,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूपी बेसिक एजुकेशन में एज असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टीचर्स को क्या करना है, एनओसी लेकर के आना पड़ेगा, और बेसिक एजुकेशन काउंसिल इनको एनओसी देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी जॉब में है, ये जस्ट डिस्ट्रिक्ट को चेंज करने के लिए ये चाहते हैं कि इनको केवल अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। इस वजह से इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और ये सेलेक्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो होम डिस्ट्रिक्ट केवल पाने के लिए ये लोग अपना काउंसलिंग करवाएंगे और कुछ सीट्स खराब करेंगे, और ऐसे लगभग 15,000 कैंडिडेट्स हैं, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या करना है कि ऐसे टीचर्स को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए काउंसलिंग में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने जॉब को रिज़ाइन करके कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ रिस्क फॉर देम। वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि सुपर टेट का एग्जामिनेशन जो है ये अंडर सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता है उन असिस्टेंट टीचर्स के द्वारा। दूसरी बात, आप काफ़ी जूनियर हो जाएंगे। अगर आप साल भर से जॉब कर रहे हैं, 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आप इसमें काफ़ी जूनियर हो जाएंगे। लगभग आपको 1.5-2 साल हो गया होगा, 2 साल जूनियर हो जाएंगे, मतलब आपकी 2 इंक्रीमेंट चली जाएगी। ठीक है, बहुत सारा मॉनिटरी लॉस होगा, प्रमोशंस में आप पीछे रह जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट को चेंज करने की बात है, ट्रांसफ़र लेने की बात है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसे कुछ रूल्स आ जाएं आपके फेवर में कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर पाओ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रूल आएगा डिस्ट्रिक्ट चेंज करने वाला, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आप जो है सीनियर मोस्ट मतलब आगे आने वाले टीचर से तो सीनियर ही हो ना। तो इसलिए 68,500 वाले रिक्रूटमेंट्स में जितने भी टीचर हैं, जो लोग इसमें भी सिलेक्ट हो गए हैं, उनको एक एडवाइस है कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है,
क्योंकि दैट विल बी अ रिस्की स्टेप फॉर देम। ये उनके लिए एक रिस्की स्टेप होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बट ये उनके लिए एक रिस्की स्टेप होगा। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं, लाइक केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय में हैं। ठीक है। वो अपने होम स्टेट, होम टाउन में जाने के लिए केवल ये जॉब मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि लॉकडाउन है हर जगह। ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में तो ये रूल है कि 2 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद एनओसी लेनी पड़ेगी। और जितने भी कैंडिडेट्स अभी न्यूली रिक्रूटेड हैं केंद्रीय विद्यालय में, उन लोगों को एनओसी तो नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, आप एनओसी नहीं पा सकते हैं। और इस वजह से आप जो है एनओसी के थ्रू तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं प्राइमरी को। ठीक है। और एनओसी अगर नहीं लेकर के आ रहे हैं तो इसमें काफ़ी रिस्क भी है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय से रिज़ाइन करना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिज़ाइन करना चाहते हैं, वहाँ से आपने रिज़ाइन किया, 2 लाख रुपए दिए, अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं दिया है तो आपको 1 मंथ की सैलरी भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर वहाँ से आप यूपी प्राइमरी आएंगे। यूपी प्राइमरी में आने पर मतलब ये भी चीज़ें क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर हैं। ठीक है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, मतलब कुछ श्योर नहीं होता है यूपी गवर्नमेंट की जॉब में। माइट भी आपकी सैलरी रुक जाए 6 महीने 8 महीने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना भी रुके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये टोटल एक रिस्क टाइप का होगा। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, फिनेंशियली स्ट्रांग हैं, तब आप उस कंडीशन में भले छोड़ दो। लेकिन जब भी आप जॉब छोड़ो केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में आप क्लरिकल जॉब में हैं, जब भी आप अपनी जॉब छोड़ करके बेसिक में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या आप सच में जो है इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए, क्या आप सच में एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहते हैं। यूपी बेसिक जो डिपार्टमेंट है उसमें जो भी चीज़ें, जो भी कमियां इस समय हैं, जो भी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर बैकवर्डनेस है एजुकेशन में, उसको आप सच में इरेडिकेट करना चाहते हैं, तब तो आप आइए। लेकिन अगर केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं, केवल घर आने की आपको पड़ी है, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ अपना, कि अगर केवल आप अपने फ़ायदे के लिए आना चाहते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि एक मेंटेलिटी हो जाती है, अगर आप चाहते हो कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, ये है, तो सेम प्रेशर आपको यूपी पीआरटी में भी मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मेंटेलिटी आपकी सेम है। ठीक है। वहाँ पर आप कुछ, वहाँ पर कंडीशंस अलग थी लेकिन मेंटेलिटी सेम थी, यहाँ पर भी कंडीशंस अलग हैं, मेंटेलिटी सेम होगी। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए केवीएस और यूपीपीआरटी सेम टाइप के रहने वाले हैं। इसलिए बी वेरी क्लियर। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को कुछ देना चाहते हैं, तब तो आप अप्लाई करिए। और हाँ, इसमें रिस्क तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी ना हो तो आप इसको ज्वाइन ना करो। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के लोग, या फिर किसी क्लरिकल जॉब के लोग, सबके लिए। ठीक है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट है, लाइक वो बीएड कर रहे हैं तो लास्ट सेमेस्टर में थे, उन्होंने प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर दिया फॉर्म। ठीक है। ऐसे लोग आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट न करिए, क्योंकि आपका तो होना नहीं है, तो श्योर है, लेकिन आपकी वजह से किसी और अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट का मतलब नहीं हो पाएगा, उसको चांस नहीं मिल पाएगा। दैट विल बी वेरी बैड। ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बीटीसी फाइनल सेमेस्टर में हैं, ठीक है, उनका भी फाइनली तो होगा नहीं, तो उनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ऐसे क्या होगा, जब एक कंबाइंड एफर्ट होगा, जब बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जो अभी जिनके पास कोई जॉब नहीं है। ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ियाँ हुई हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उनको कोई भी चांस नहीं देने वाली है ये गवर्नमेंट। ठीक है। जिनके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बाई चांस मिल जाए आपको, पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका मतलब अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, वो 97 से कम मार्क्स हैं उसके रिटन में, सुपर टेट में,
तो गुणांक मिला करके भले उसका जनरल से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वो सीट उसको ओबीसी की ही मिलेगी। इसका मतलब इसमें ओवरलैपिंग होने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। एकेडमिक मेरिट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट 97 मार्क्स पा गया, आपका 105 मार्क्स है, सपोज करो उसका एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो वो 105 को भी बीट कर सकता है अगर 105 का एकेडमिक अच्छा नहीं है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका, एकेडमिक जो है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फाइनल मेरिट में। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जो आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है, मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होगी लगभग मेरे ख्याल से 68 प्लस रहेगी। ठीक है। फर्स्ट जो आपका काउंसलिंग होने वाला है, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, 68 प्लस वाले कैंडिडेट्स का उसमें होने का काफ़ी चांस है, बहुत अच्छा चांस है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एलिमिनेट भी हो जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एलिमिनेटेड। सो 68 प्लस इज़ सफिशिएंट मार्क फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी 68 ही मान करके चलते हैं। ठीक है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 64 to 66। ठीक है। और ST कैंडिडेट्स हैं उनका सबका हो जाएगा, क्योंकि ST कैंडिडेट ज़्यादा है नहीं, ST कैंडिडेट 270 ही हैं, इन सबका हो जाएगा। शिक्षा मित्र जो हैं इन सबका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इनको 25 मार्क्स तो वेटेज में मिल रहे हैं, तो इन सबका सिलेक्शन श्योर है। ST का कोई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, जितने कैंडिडेट हैं सबका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं। SC कैंडिडेट का 64 to 66 कट ऑफ जाने वाला है। OBC का 68 प्लस और जनरल का 68 प्लस, माइट भी दोनों का सेम हो जाए। ठीक है। एक आध नंबर का डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन सेम जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल है सेम भी हो सकता है कट ऑफ फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल डिस्कशन। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना कमेंट ज़रूर करिए। आप अपना जो भी आपको लगा, जैसा भी लगा, अपना सुझाव, अपना एडवाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव अ